नमस्कार, स्वागत है हमारे राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। बीकानेर के नवली गेट पर चल रहे ओवरब्रिज संघर्ष समिति के धरने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मामले में धरनार्थियों को गिरफ्तार किया गया। संघर्ष समिति संयोजक मगनाराम केरली, पूर्व सरपंच सवाई सिंह चरकड़ा, सोमलसर सरपंच प्रतिनिधि लिच्छू राम सारण को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अम्बेडकर सर्किल पर लगातार 46 दिनों से जारी आवेदन पर बिना अनुमति रैली और सभा करने के कारण पुलिस कार्रवाई जारी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सांदुर के नेतृत्व प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया। मौके पर मौजूद लोगों को जवानों ने खदेड़ दिया, तो वहीं नवली गेट पर लगाए गए टेंट को भी पुलिस ने हटा दिया। नगर पालिका के कर्मचारी टेंट और अन्य सामान ट्रैक्टर में डालकर ले गए। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। नगर पालिका सोजत रोड में स्वच्छता के नाम पर दिखावा नजर आ रहा है। फुलार रोड पुलिये के पास बने गंदे नाले का पानी पूरा रेलवे ग्राउंड में छोड़ा हुआ है, जिससे गंदे पानी की तलैया बन चुकी है। गंदगी व बदबू के कारण आसपास के बनचुदे परेशान हो रहे हैं। पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा ये कार्य किया गया, उस वक्त रेलवे की ओर से नोटिस भी दिया गया। तब पंचायत में 3 महीने का समय मांगा कि नाला बनते ही रेलवे ग्राउंड में पानी बंद कर देंगे, पर नाला बनने के बाद भी पंचायत की ओर से रेलवे ग्राउंड में गंदा पानी जाने से बंद नहीं किया गया। अब नगर पालिका के ध्यान में लाने पर इसे बंद करवाने का आश्वासन दिया गया है। नगर पालिका जेईएन विष्णु गुर्जर ने कहा कि शीघ्र ही इसे बंद करवाते हैं। वहीं रेलवे सहायक अभियंता कमल कामरा ने कहा कि मैटर दिखाया जाएगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। डीग जिले के जल महल के निकट 5 मीटर की दूरी पर व जिला कलेक्टर निवास के बगल में स्थित उद्यान विभाग का गुलाब बाग इन दिनों बदहाली का शिकार बनता जा रहा है। बगीचे के कर्मचारी कहते हैं कि यहाँ कॉलोनी का गंदा पानी आता है, जिससे यहाँ अंदर गंदगी जोरों से बढ़ रही है। एक तरफ बगीचे के अंदर हरे पेड़ों में कट लगाकर सूखा दिया जाता है, 5 से 6 दिन बाद सूखने पर काट दिया जाता है। वहीं कर्मचारी ने बताया कि मामले की शिकायत कलेक्टर व पीडब्ल्यूडी विभाग व नगर परिषद हर जगह शिकायत भी कर रखी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हेलो नमस्कार, मैं पंकज शर्मा न्यूज़ 21 से आपको डीग जिले के उद्यान विभाग गुलाब बाग में, जो कि पहले पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत था, अब फिलहाल उद्यान विभाग के अंतर्गत में, जो आप देख पा रहे होंगे ये नगर परिषद का पानी इन कॉलोनियों का यहाँ 8-10 साल से आ रहा है। इसकी कोई सुविधा नहीं, जिसके होते हुए इन केमिकल पानी से पेड़ों को सूखा जा रहा है, ना इन पेड़ों की कोई व्यवस्था की जा रही है और इन पेड़ों पर बीच में कट लगाए जा रहे हैं, जिससे ये पेड़ सूख जाते हैं और पेड़ों को काट लिया जाता है। हम आपको बताएंगे। हाँ जी, आपका नाम? देवी सिंह। देवी सिंह जी, आप रिटायरमेंट हो यहाँ से? रिटायरमेंट है। तो ये पानी कब तैयार हो साहब? ये पानी है तो साहब ये आ रहा था कॉलोनी बनी जब तक अब लगो नहीं तो पहले कुछ पानी नहीं मिला। कितने साल है गई आते आते? देखो यहाँ में सब करौंजा भरे, करौंजा नींबू, और यहाँ में करौंजा नींबू है, पूरे में करौंजा नींबू भरे भाई। पहले आप कब हुए थे रिटायरमेंट? 2022 में। 22 में। तो ये बाउंड्री वगैरह कैसे टूटी है? ये सब तोड़ गई है, ये अपने आप टूटी है पानी। और ये आप जब ड्यूटी कराए जब ना टूट रही है? जब टूट रही साहब। तो कहीं शिकायत करी आपने? ना करी। और या पानी की शिकायत तो गलियनपुर कर दी साहब, ये मानी ना है। नगर पालिका पेड़ों का क्या मामला है? यानी कि गीले पेड़ों को कट लगा दिया जाता है उस तरीके से, और ये सूख जाते हैं, फिर बाद में काटा जाता है। ये कौन लोग करते हैं, या कर्मचारी करते हैं, या कोई बाहर के करते हैं? क्या बात है? कर्मचारी को ये भी ना करता है कभी। तो और कौन करता है? इसमें से तमाम पेड़ कटे पड़े आगे पीछे होता है। ये मीरासी है, यहाँ पे पारों में ये काट ले जाते हैं। कौन है मीरासी? मीरासी किसे कहते हैं? कहाँ है? मुसलमानों को। बकरियां काट ले जाते हैं। तो ये तो काफी बड़े बड़े पेड़ है, इनने बकरियां पेड़ ने खाएंगे के पत्ता ने सब ये कुछ भी नहीं छोड़ते। तो इनसे आपने मना ना करी कभी? एक हमने खूब मना करी, हम ना माने। क्या कहते हैं? जबरदस्ती लेके जाते हैं। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट करी कोई? पुलिस में रिपोर्ट करी। क्यों नहीं करी? यही तो बात है। हाँ जी, आपका नाम? मरना सर। आप यहाँ ड्यूटी दे रहे हो? हाँ सर। तो आपको कितने दिन हो गए ड्यूटी देते? यहाँ 8-9 महीने हो गए सर। 8-9 महीने हो गए। तो ये पानी की आपने कहीं शिकायत करी? करी साहब, निगम में करी साहब। अच्छा जी। कलेक्टर साहब मैडम को दी साहब जी। तो नहीं, अगले डिपार्टमेंट में करी साहब जी। और साहब ने हमारी लिखा पढ़ी करी, नगर परिषद में कर दी और पीओडी में कर दी, और कलेक्टर साहब ने नोटिस दे दिया। फिर भी कोई सुनवाई नहीं पानी की। और 50 हजार को हिसाब ये उठता था। 50,000 रुपये साल बाग उठता था, और आज की कंडीशन में 2 ₹2 का नहीं उठता है।
जहाजपुर प्रशासन द्वारा कल हटाए गए अतिक्रमण के खिलाफ गोपाल गौशाला समिति के आह्वान पर हाफ डे बंद का असर मिला जुला रहा। पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाते हुए रैली निकालकर समिति ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि गौ माता के संरक्षण के लिए संचालित गोपाल गौशाला के उपयोग में आ रही भूमि पर षड्यंत्र पूर्वक भूमाफिया का कब्जा बताकर तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने एवं उनको निलंबित करने व गौ माता के लिए गौशाला के लिए भूमि आवंटन किए गए। बता दें कि विधायक गोपीचंद मीणा ने 28 जून को विधानसभा में तांत्रिक प्रश्न उठाया, उसी की पालना में प्रशासन ने कार्रवाई की गई। जहाजपुर से आजाद नेब की रिपोर्ट। में जो पहचान रखता है वो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान ही है हमारे संस्कार। ये हमें भारत के बाहर लाता है। भारत को याद रखना, जितने विश्व में जितने सितारे पैदा ना हुए जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, भारत ने एक से बढ़कर एक सितारे इस धरती को दिए और उन सितारों ने हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर को बार बार हमारे सामने रखा। और भगवान कृष्ण का अवतार द्वापर युग में हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अगर कार्य किसी को करने का बेड़ा उठाया तो उन्होंने गौ माता को ही अपने सिर पर धारण किया। याद रखना कि गौ माता क्या है, क्यों को गौ को माता कहा गया है, अन्य पशु को नहीं कहा गया हो। भले ही उसका दायरा समझना, जो पालन करती है एक जन्मदात्री माता होती है, पालन जो करता है उसे भी हमने माता का दर्जा दिया है। और गौ माता वो है जो एक शिशु का पालन कर सकती है। वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखती। वो जब दूध देती है तो ये नहीं देखती कि वो कौन है, किस वर्ग से आता है, किस समाज से आता है। बस वो ये देखती है कि ये लालसा से मेरे पास आया है। और ऐसे में गौ माता अपना सब कुछ उस पर लुटा देती है। ये हमारी गौ माता है। अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का अगर कुछ होता है तो कितनी विडंबना है। हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये दुख की बात होगी। चाहे हमारे प्रशासन यहाँ पर खड़े हैं, चाहे वो जब गौ माता के समक्ष अगर ये भी जाए तो गौ माता ये नहीं कहेगी कि आप कौन से वर्ग से आते हो, प्रशासन हो, आम व्यक्ति हो, किसी से भी हो। गौ माता उसके लिए अपना कलेजा सामने रख देती है। ये हमारी गौ माता है। खबर हनुमानगढ़ के नूर से, जहां नगर पालिका की बजट बैठक पालिका कार्यालय में पालिका अध्यक्ष हाजुन खातून टाक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मात्र 1 मिनट में नोहर नगर पालिका का साल 2025-26 के लिए 92 करोड़ 18,76,000 रुपए का बजट पारित किया गया। बजट पारित करने के बाद बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्षी पार्षदों ने बिना किसी ठोस कारण विभिन्न कार्यों के किए गए टेंडर्स को निरस्त करने का मामला जोर शोर से उठाया। पार्षद मिश्रा व रावण ने सत्ता पक्ष पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी ठोस कारण के गत बैठक में पास किए गए विभिन्न विकास कार्यों के टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा पार्षद मुकेश जोशी ने महाराणा प्रताप चौक बनाने का प्रस्ताव रखा। बैठक में पार्षदों ने कस्बे में देर रात्रि तक अवैध रूप से बिक रही शराब पर रोक लगाने की मांग की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बजट बैठक रखी गई और उसके अंदर सभी ने विकास में जो है नौर के विकास के अंदर प्रत्येक पार्षद प्रतिबद्ध है कि नौर का विकास हो। उसके लिए हम सब चेयरमैन हैं सत्ता पक्ष के, उनके साथ है। हमारा बहुमत होने के बावजूद जो है हम बिल्कुल शहर के विकास की कोई भी बात आएगी उसके अंदर आगे है। लेकिन उसके साथ साथ हमने जो शहर की कुछ चीज़ें जो सफाई और लाइट की जो व्यवस्था है उसके बारे में चेयरमैन साहब साहब को बताया और ये साहब ने बड़ी शीतलता के साथ जो है सभी पार्षदों की बातें सुनी और जो भी शहर की समस्या है उन्हें जल्द उन्होंने कहा है कि इसको जल्द खत्म किया जाएगा। जो भी ठेकेदार जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनको भी जो है जल्द से जल्द उनको नोटिस दिया जाएगा ताकि पार्षदों को भी है सही समय पर उनका निस्तारण हो सके। नगर पालिका मंडल में वर्ष 25-26 का बजट प्रस्तुत किया गया जो 92 करोड़ 18,76,000 रुपए का था, जिसे बोर्ड ने सर्वसम्मति से पास किया, जिसमें मुख्य रूप से प्रारंभिक शेष 3,179 लाख रुपए है और जो आय का कुल स्रोत है उसमें राजस्व प्राप्तियां हैं वो 2979 लाख और पूंजीगत प्राप्तियां 3,060 लाख रुपए और व्यय में राजस्व खर्च है वो 1,940 लाख रुपए और पूंजीगत खर्च 4,204 लाख रुपए है, जिसमें मुख्य रूप से बड़े जो विकास कार्य हैं उनका जो बजट है वो और कुछ नए संसाधन खरीदने के लिए बजट आज मंडल ने पास किए। सफाई व्यवस्था के लिए घर घर कचरा संग्रहण को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज करते हुए प्रत्येक घर तक पहुंच किया जाना सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।
मानपुर थाना पुलिस शातिर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करते हुए आरोपी के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की। बता दें कि आरोपी ने 25 जनवरी को मानपुर कस्बे के व्यास मोहल्ले से एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं दर्ज रिपोर्ट के अनुसार मानपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में चोरी की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी रामउतार उर्फ कालू मीना निवासी भोजवाड़ा थाना कोलावा को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है। आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में पूर्व में भी मोटरसाइकिल चोरी के आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के नूहर से है, जहां कस्बे में महाराणा प्रताप चौक बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। प्रताप युवा संगठन नूहर ने पालिका अध्यक्ष हाजन खातून टाक को ज्ञापन देकर कस्बे में महाराणा प्रताप चौक बनाने की पुरजोर मांग की। संगठन प्रमुख केशव सोलंकी ने बताया कि कस्बे में महाराणा प्रताप चौक बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इस मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया जा चुका है। इस बारे में पार्षद मुकेश जोशी व केशव सोलंकी ने क्या कुछ कहा, देखिए हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की इस रिपोर्ट में। नगर पालिका में जो आज आम बजट मीटिंग रखी गई थी उसमें मैंने खुद 3 चौक जो नगर पालिका ने पहले प्रस्ताव में दिए थे, कुंभरा हमारी चौक, साकुला चौक, मुकलानी चौक, इसी प्रकार हमने भी ये मांग रखी है कि नॉर्थ के अंदर काफ़ी लंबे समय से ये समाज और या जो भी महाराणा प्रताप के लिए चौक की मांग रख रहे हैं। हमने उनको बोला है कि जल्दी से जल्दी इस पर आप सुनवाई करें और इस प्रस्ताव को लें और सोनली बस स्टैंड का जो चौक है सब्जी अड्डे वाला, उस पर आप इस मूर्ति को बनाने का हमें आश्वासन दें। लंबे समय में मांग कर ला रहा, ठीक है, बार बार जनप्रतिनिधियों मिल गया, प्रशासन ने ज्ञापन नहीं दिया, फिर प्रशासन ने नजरअंदाज कर रखी है। 2 जगह नौर के अंदर जगह दी है, बहुत बढ़िया बात है, महापुरुष नाम देनी चाहिए। तो महाराणा प्रताप एक जाति विशेष को सर्व समाज सर्व धर्म को क्या खातर में चेयरमैन साहब मिलने आया कि मैंने जगह दी है, जगह में चिन्हित करके लिखित रूप में ज्ञान लागे, भारत प्रशासन जगह दे, ठीक है, अगर ना देगो तो कोई दिक्कत करेंगे, हमारी मर्जी में लगा पहले प्रशासन ने विश्वास रखा, एक जगह दे, ठीक है, अगर ना देगा तो मैं हमारे आपके हिसाब में जगह जो जगह देख रखी है, जगह निश्चित ही मनाऊंगा, चौक बहुत जल्दी मनाऊंगा। जयपुर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अर्जुन नगर सेवा केंद्र में नवनिर्मित प्रभु उपकार भवन की प्रथम वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में वैशाली नगर की राजयोग प्रभारी बीके सुषमा देवी, बीके चंद्रकला देवी विशेष रूप से उपस्थित रही। इस अवसर पर सुषमा दीदी एवं चंद्रकला दीदी ने प्रेरणादायक बातें कही और अर्जुन नगर सेवा केंद्र पर सुषमा दीदी, चंद्रकला दीदी, जयंती दीदी ने विशेष भाई बहनों का सम्मान किया। अंत में सभी बीके भाई बहनों को ईश्वरीय प्रसाद एवं उपहार दिए गए। कार्यक्रम का कुशल संचालन बीके पद्मा दीदी ने किया। इस अवसर पर बीके भावना दीदी भी उपस्थित रही। जयपुर से गुमान मीणा की रिपोर्ट। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रूत, आसपुर विधायक उमेश डामोर और धरियावाद विधायक धावर चंद डामोर ने एक प्रेस वार्ता के आयोजन कर प्रदेश और देश की डबल इंजन सरकार द्वारा आदिवासियों के साथ अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड पर आड़े हाथों लेते हुए जमकर भड़ास निकाली। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रूत व विधायकों ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। क्योंकि हमें बहुत कम समय में भारत आदिवासी पार्टी को एक राज्य पार्टी का दर्जा मिला है, इसमें आप सभी का, आपके चैनलों का भी और इस क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम आप सबके और सारी जनता का आभारी हैं। पुनः सभी को बधाई देना चाहूंगा। आज भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसका मुख्य वजह यह है कि वर्तमान के अंदर जिस तरह से डबल इंजन की सरकार फेल होती जा रही है, हम पूरे राजस्थान की बात करें या विशेषकर हम संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें, यहाँ पर जिस तरह से सरकार की जो योजना है जो गरीब तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। भ्रष्टाचार इतना तेजी से बढ़ गया है यहाँ पर, और अधिकारी कर्मचारी लगाने में जिस तरह से भेदभाव हो रहा है और अधिकारी कर्मचारी लगाने में जो पैसों का खेल हो रहा है, उस वजह से वर्तमान समय के अंदर आम जनता योजनाओं का लाभ लेने के लिए तरस रही है। और किसी भी दफ्तर में जाए, हर दफ्तर में बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है, बहुत तेजी से भ्रष्टाचार बढ़ा है। इन समस्त मुद्दों को लेके आज पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। पहला मुद्दा हमारा ये है कि डूंगरपुर जिले के अंदर आज पुलिस विभाग के अंदर जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, 16 से 17 थाने हैं और उसमें एकमात्र थानेदार एसटी का लगाया हुआ है, एकमात्र। 18 से 20 के आसपास चौकियां हैं, इन चौकियों में 3 से 4 चौकी प्रभारी एसटी के लगा रखे हैं, वो भी बिल्कुल
ठंडे बस्ते वाली चौकियों पे एक गृह विभाग हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के पास है और गृह विभाग के तहत इस तरह से आदेश हो रहे हैं। एक तरफ तो आके आदिवासियों के हित की बात करके जा रहे हैं, दूसरी तरफ आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों को नहीं लगाने का डायरेक्शन देके जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय या रिजर्व कैटेगरी या गरीब तबके का वोट तो चाहिए, लेकिन जब गरीब तबके का या आदिवासी या दलित कोई समुदाय से अधिकारी बन रहा है तो उसको थानेदार या चौकी इंचार्ज गृह विभाग में नहीं लगाया जा रहा है। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि यहाँ पर कई अवैध धंधे चल रहे हैं। आपने पिछले कुछ समय में एक कांस्टेबल जो सरोदा में पोस्टेड है और सिमराना लाइन पे खड़ा रह के वसूली कर रहा है। एक प्रकरण आया था, उसके अंदर दारू का कोई सप्लाई हो रहा था, उसके अंदर उसको रुक के उससे पैसे लिए, उससे दारू लूटा। ये सारी गतिविधियां हुई। मामला आप मीडिया ने भी उठाया था, लेकिन अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। 2 महीने पहले कुआं थाना सर्कल के अंदर एक हेड कांस्टेबल ने जो पीड़ित था उसको प्रताड़ित करके उसके घर में दारू रुकवाया। आबकारी ने कार्रवाई की और उस पीड़ित ने बताया कि थानेदार हेड कांस्टेबल के कहने से मैंने मेरे घर में दारू रुकवाया। तो जिस तरह से पूरे इलाके में अवैध धंधे चल रहे हैं, अभी माइनिंग का जो सोमकामलांबा के अंदर टेंडर हुआ है वहां मलबा निकालने के लिए, गहरा करने के लिए, और बजरी का बहुत अरबों करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार, जिस तरह से अवैध जो धंधा चलाया जा रहा है, तो ये जो सरकार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, और ये खुला ओपन जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी जो लग रहे हैं पैसों के दम पे लग रहे हैं। अब आदिवासी समुदाय या दलित पिछड़ा जो व्यक्ति जिनके पास पैसा नहीं है वो कहां थानेदार लगेगा। तो हम खुला आरोप लगाते हैं कि वर्तमान सरकार ने या आदिवासी समुदाय या दलित पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को, अधिकारियों को नजरअंदाज करने का काम किया है। सेकंड नंबर पे विकास की बात करते हैं। आप सबकी जानकारी में होगा कडना प्रोजेक्ट, और हमारे डूंगरपुर जिले के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 886 करोड़ का पिछली सरकार में हमने सैंक्शन करवाया। उस प्रोजेक्ट का टेंडर हुआ, सरकार चेंज हुई और वर्तमान सरकार ने टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर नहीं दे रही। तो ये विकास विरोधी सरकार की तरह काम कर रही है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने वर्तमान में रोक रखा है। तो जिस तरह से उन्होंने ये वर्तमान में जो माहौल बना रखा है, और जो केंद्र सरकार में आज हम लोग डिमांड रखेंगे, जो हमारे रेलवे का प्रोजेक्ट 2012 से शुरू हुआ है, लेकिन आज तक कोई इसका ठिकाना नहीं है। मैंने कई बार लोकसभा में इसकी बात को उठाया है, मंत्री जी ने ठंडे बस्ते वाला जवाब दिया है। उसको लेकर जरूरत पड़े आने वाले समय में हम लोग पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे। और वंदे भारत का जो एक है, लेकिन हमारे डूंगरपुर जिला मुख्यालय है, यहां पर उन्होंने स्टेशन नहीं दिया है। तो जिस तरह से उनका इस इलाके के प्रति जो उनकी सोच है, तो उनको लेके हम लोग आने वाले समय में बड़ा जरूरत पड़े तो आंदोलन भी करेंगे। एक मुद्दा टीएडी विभाग का, टीएडी के हमारे मिनिस्टर यहां से हैं, लेकिन पिछले 2 से 3 महीने हो गए स्वच्छ परियोजना से द्वारा संचालित माँबाड़ी के अंदर पोषाहार नहीं मिल रहा है। मैं परसों ही 1-2 आंगनबाड़ी और जाके आया हूं, टीचर बैठा हुआ, कोई बच्चा नहीं आ रहा है, और शायद पूरे इलाके के अंदर 17,000 बच्चे माँबाड़ी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो 17,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में ले जाने का वर्तमान सरकार काम कर रही है। डूंगरपुर जिले के अंदर टीएडी द्वारा 60 से 65 छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में 6,000 आदिवासी बच्चे वर्तमान में अध्ययन है, लेकिन उन तक भी जो सुविधा पहुंचनी चाहिए वो सुविधा नहीं पहुंच रही है। उन छात्रावासों के अंदर और आवासीय विद्यालय जो है उनके अंदर टीचर आज नहीं है, बच्चे जा रहे, कोर्स पूरा हुआ ही नहीं। हाल ही में भी राजस्थान के अंदर 31 जनवरी से राजस्थान विधानसभा चलेगी, और इस बार हम लोग विधानसभा के अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, उसको लेकर हम लोग बात करने जाएंगे। जहां पर हम लोग सोचते हैं कि शिक्षा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, शिक्षा मजबूत होगी तो समाज मजबूत होगा। ऐसे में आदिवासी इलाके के अंदर सरकारें आई गई, लेकिन उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। आज स्थिति यह है 80% पद व्याख्याताओं के खाली पड़े हैं और वरिष्ठ अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। जहां 20 लोग होने चाहिए एक विद्यालय के अंदर, वहां मात्र 8-9 लोग मिलेंगे। तो आखिर कैसे आदिवासी बच्चा पढ़ेगा, आगे आएगा? और ऐसे वक्त में सरकारें कई योजना बना रही, जो विद्यालय चल रहे थे उसको मर्ज करने की तर्ज पर ले जा रही है।
तो हमारे आदिवासी बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा और किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा। तो ये सोचने का विषय है। साथ साथ में मूलभूत भौतिक सुविधाएं जो होनी चाहिए। आज बारिश के समय सारे स्कूलों में छतों पे पानी टपकता मिलेगा, कमरे नहीं है बैठने के लिए, कई लोग पेड़ों के नीचे पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे वक्त में इनका जो टैलेंट है वो बाहर कैसे आएगा, शिक्षा नहीं होगी तो आगे भारत का भविष्य कैसे रहेगा और ये समाज में बेहतर व्यक्तित्व कैसे बनेगा। साथ साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान सरकार है चिकित्सा व्यवस्था में पूरी तरह से चरमरा गई है। आज की तारीख में जो लोग बेहतर कार्य करते हैं वो नहीं रहे और आज जो किसान पेट भरता है अन्न उगाकर, उस किसान को खाद की लाइन में घंटों लगना पड़ता है। सुबह टिफिन में रोटी लेकर एक खाद के कट्टे के लिए इतना बड़ा कालाबाजारी इस खाद के मामले में हुई, लेकिन सरकार अंधी बहरी गूंगी हो जाती है इस मामलों के अंदर और कोई भी ध्यान देने लायक और ध्यान नहीं देता है। तो आखिर किसान की ये पीड़ा, एक नौजवान की पीड़ा, शिक्षा के क्षेत्र में जो भविष्य है उनकी पीड़ा कौन सुनेगा। सरकार हमेशा हितैषी बनती है और कहती है आदिवासियों का वोट लेती है, लेकिन जब बारी आदिवासियों को देने की आती है तो मुंह मोड़ लेती है। तो हमारी ये पीड़ा है जो इस बार राजस्थान का सदन चलेगा तो पुरजोर तरीके से हम मांग रखेंगे। साथ में हमारे इलाके के अंदर आदिवासी क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और रीति रिवाजों से जो लोग वाकिफ हैं, उन अधिकारियों ने बड़ी मेहनत से अधिकारी पद हासिल किया है, उन सबको अलग अलग विभागों में बाहर भेज दिया जाता है। वो अगर अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन बाहर से लोगों को यहाँ लाया जाता है और महंगी फीस भर के ट्रांसफर करा के हमारे क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पर पैसा ऐड कर वापिस वहां जाते हैं उस इलाके के अंदर। आखिर ये कब तक और क्यों चलेगा। आखिर ये सरकार आदिवासियों के साथ में क्या सोचती है, क्या आदिवासियों के साथ में हीन भावनाएं रखती है। आखिर ये सरकार, भजनलाल सरकार, क्या आदिवासियों के विकास की बात करती है, आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात करेगी। अगर नहीं करती है तो इस बार जो राजस्थान विधानसभा का सदन चलेगा, हम लोग पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध करेंगे। वो बात किसान की हो, नौजवान की हो, बात आम मजदूर की हो, वो बात किसी की भी हो, हम लोग पुरजोर तरीके से उस मांग को उठाएंगे। इसके लिए तमाम मीडिया प्रभारी को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद जवाहर, आपका अमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आए इसके लिए। आज जहाँ तक डबल इंजन की सरकार की बात करें, भाजपा की बात करें, आज मेरे टॉपिक जो मेरी पार्टी की तरफ से मिला गया है बिजली पे। आज गाँव में और ग्रामीण में बिजली के लिए काफ़ी सारे किसान परेशान हैं, सही समय पे बिजली उपलब्ध नहीं होती है। आज वास्तविक किसानों को 6 घंटे से 7 घंटे बिजली आवश्यकता है, लेकिन इस जगह पे 1 घंटे 2 घंटे बड़ी मुश्किल से बिजली दी जाती है और उसमें भी कटौती की जाती है। और जहाँ पे आईएन और एसी को फोन करके हमारे द्वारा पूछा जाता है तो वो बताते हैं ऊपर से ही कटौती है और मेंटेनेंस हो रहा है। तो कहीं न कहीं मैं ये भाजपा सरकार को कहना चाह रहा हूँ कि इस पिछले 1 साल से बिजली को काफी सारी दिक्कतें आ रही है और कहीं न कहीं इससे किसान काफी परेशान हैं और विशेष करके गांवों में किसान परेशान है। तो मैं यही चाहूंगा कि इसको बिजली को अंदर सुधार लिया जाए। और छात्रवृत्ति का मुद्दा विशेष करके चल रहा है। आज हमारे डूंगरपुर में 27 करोड़ के आसपास छात्रवृत्ति अभी बाकी है और कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो एसटीसी बीएड कर रखी है और जो कॉलेज पढ़ाई करते हैं। कई सारे एसटीसी बीएड करने वाले पेरेंट्स, माता पिताओं ने ब्याज पे पैसे लेके उन्होंने अपनी फीस भरी है। ऐसी स्थिति में सरकार अभी तक उनकी सरकार की आंखें नहीं खुली है। तो कहीं न कहीं ये सरकार की मानसिकता ये बताती है कि इस क्षेत्र के अंदर जो बच्चे एक छात्रवृत्ति एक माध्यम है उनका पढ़ाई करने का, आगे बढ़ने का, वो कहीं न कहीं छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इस वजह से कई बच्चे ऐसे भी हैं जो रोजगार छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से उनको गुजरात है वहां जाना पड़ता है और बीच में ही पढ़ाई छूटती है। तो हम कहीं न कहीं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। इसके अलावा जो विद्यालय पिछली सरकार के अंदर जो क्रमोन्नत हुई, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गए जो माध्यमिक विद्यालय थे, लेकिन इस विद्यालयों के अंदर जो नियमानुसार जो पद स्वीकृत होने चाहिए थे व्याख्यातों के, वो पद अभी तक स्वीकृत नहीं हुए। इस वजह से भी कई सारे विद्यार्थियों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, पढ़ाई सही तरह से जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। यही मेरी बात थी। दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखकर बसवा रेलवे स्टेशन पर रानीखेत एक्सप्रेस
यानी कि ट्रेन संख्या 1513, 1514 के ठहराव का आग्रह किया है। बताते चले कि बसवा और इसके आसपास के गांव के हजारों निवासी जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, रेवाड़ी और दिल्ली जैसे स्थानों पर मजदूरी, व्यापार, नौकरी और अन्य कार्यों के लिए नियमित रूप से यात्रा करते हैं। नगर कांग्रेस कमेटी बसवा के साथ साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने सांसद को उक्त विषय में ज्ञापन दिया था। तो वहीं गुल्लान रेलवे स्टेशन पर भी कई ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करने को लेकर सांसद ने रेल मंत्री को पत्र दिया। गाड़ी संख्या 09635 और 09636 रेवाड़ी पैसेंजर स्पेशल का ठहराव गुलाना रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित होगा। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। नीमराना उपखंड क्षेत्र के जनक सिंहपुरा गांव के पास से निकल रही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रेवाड़ी की टीम के द्वारा ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नीमराना एडिशनल एसपी शालिनी राज रही। उप महाप्रबंधक विकास बनवाल ने बताया कि आज मॉक ड्रिल के माध्यम से ग्रामीणों का इंडियन पाइपलाइन के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़, पाइपलाइन लीकेज होने पर कंपनी के सूचना बोर्ड के माध्यम से सूचित करने का आह्वान किया। मॉक ड्रिल के माध्यम से पाइपलाइन पर लीकेज होने के बाद आगजनी की घटना होने के बाद कैसे समाधान किया जाए, ग्रामीणों से आह्वान किया गया। ये पाइपलाइन हमारी राष्ट्रीय संपत्ति मानकर जागरूक नागरिक होने के फर्ज निभाने का दायित्व निभाने के लिए कहा। इस अवसर पर डीएसपी सचिन शर्मा, सीआई बहरोड विक्रांत शर्मा, फायर मॉक ड्रिल कोऑर्डिनेटर प्रवीण कुमार यादव सहित आसपास के ग्रामीण उपस्थित रहे। नीमराना से सुनील कुमार प्रजापत की रिपोर्ट। अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक अशरद अली के निर्देशन में साइबर शील्ड अभियान के तहत साइबर फ्रॉड गिरोह के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हुई है। गौरतलब है कि ठग गिरोह ने म्यूल अकाउंट्स में लगभग 26 करोड़ रुपए साइबर फ्रॉड राशि का लेन देन किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस को विभिन्न बैंक में खातों की 60 पासबुक, चेकबुक व 32 एटीएम डेबिट कार्ड्स, 11 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 7 रबड़ की फर्जी स्टाम्प, मोहर एवं बैंक संबंधी कागजात बरामद हुए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राज्य में साइबर शील्ड का विशेष अभियान चल रहा है, जिसके तहत जो साइबर फ्रॉड हो रहा है उस पर विशेष निगरानी रखने की कार्रवाई की जा रही है। अपने भारत सरकार का जो साइबर पोर्टल है उसके ऊपर अपडेट होती रहती हैं कि जो 1930 पे रिपोर्ट दर्ज होती है उसमें ऑटोमेटिक अपडेट होता है कि चीटिंग कहाँ हुई और चीटिंग करने वाला जो बैंक अकाउंट है वो एक्चुअली किसी के थे। तो हमने साइबर सेल एसपी ऑफिस का और हमारे साइबर थाना और डीएससी सबको लगाया और लगा के पता किया तो पिछले दिनों में ऐसे करीब 60 खाते पता चला कि जिनमें चीटिंग होकर के पैसा यहाँ आया है, जो हनुमानगढ़ एरिया के लोग रहने वाले हैं उनके खाते हैं और उनमें पैसा आ रहा है। तो हमने गोपनीय रूप से पता किया तो एक्चुअली ये भोले भाले लोगों से कुछ पैसा देके लालच देके अकाउंट ले लेते हैं। एक्चुअली करने वाला कोई और गिरोह है। तो उस गिरोह को आज हमने पकड़ा है, जिसमें अभी 5 लोग आज गिरफ्तार किए हैं और जिनसे 60 पासबुक और चेकबुक मिली है। इनसे 32 एटीएम और डेबिट कार्ड मिले हैं और 11 मोबाइल फोन मिले हैं, 8 सिम कार्ड हैं और इसमें खास बात है कि इनके पास 7 रबड़ की मोहरें भी मिली हैं जो फर्जी हैं। जो अकाउंट में मान लो पैसे ज़्यादा आ गया, अकाउंट अगर होल्ड हो गया तो उसके लिए फर्जी फर्में बनाना, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना, ये काम भी ये गिरोह ही करता है। श्री विजयनगर एसडीएम शकुंतला एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ चुकी हैं। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। श्री विजयनगर बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार करते हुए एसडीएम शकुंतला पर कई आरोप लगाए। अधिवक्ता ने इजलास पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष राम मिलाप बिश्नोई के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें एसडीएम को एपीओ करने या तुरंत स्थानांतरण करने की मांग की। उपखंड प्रशासन लगातार अपने कार्यों को लेकर विवादों में घिरी हुई है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक अशरद अली द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, नशा तस्करी, अवैध शराब, फायर आर्म्स, जुआ, सट्टा, क्रिकेट, बुकी व अवैध धंधों की रोकथाम तथा वांछित एवं फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसी क्रम में नौहर पुलिस थाने के द्वारा मुलजिम पंकज शर्मा पृथ्वी सिंह को क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा की खाईवाली करते हुए 44,000 रुपए सट्टा रकम मय 2 मोबाइल सहित गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। मामले में अनुसंधान जारी है और साथ ही साथ थानाधिकारी ईश्वर शर्मा के द्वारा किया जाएगा। उक्त कार्रवाई में एएसआई छोटू राम, कांस्टेबल विजय सिंह व रमेश कुमार डीएसटी टीम की विशेष भूमिका रही। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।